आज हम लोग जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं ये है हैप्लॉइड कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर में आप चीज पढ़ेंगे उसे कहते हैं हैप्लॉइड कल्चर। हैप्लॉइड्स और मोनोप्लॉइड्स ये दो बातें आप सुनते आए हैं, दोनों ही अलग। हैप्लॉइड का मतलब होता है डिप्लॉइड का आधा, इज हाफ ऑफ 2x। और जब मोनोप्लॉइड का मतलब होता है द ऑर्गेनिजम्स हैविंग अ सिंगल जीनोमिक सेट। ये वो होते हैं जिनमें एक ही सेट होता है, और हैप्लॉइड क्या होते हैं, ये डिप्लॉइड्स के आधे होते हैं। ठीक हो गया। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट थे, ये जेनेटिक्स जब हम लोगों ने पढ़ रहे थे तो हम लोग उसमें ये देखा था कि एक एग्जाम्पल आती थी हॉर्डियम। हॉर्डियम तो समझते होंगे आप लोग, बाजरा। हॉर्डियम बल्बोसम, और ये इसकी टेक्निकी बल्बोसम टेक्नोलॉजी के नाम से जानी जाती है। और इसमें होता क्या था बेटा लोग कि जब हम बाजरे की दो स्पीशीज का आपस में क्रॉस कराते थे, ए और बी, बल्बोसम 7 क्रोमोसोम यहाँ से आए, 7 क्रोमोसोम यहाँ से आए, यहाँ पर कितने होंगे 14। ठीक हो गया। अब तो इसमें होता यह है बेटा लोगों कि 314 में से खत्म हो जाते हैं और सिर्फ इसमें रह जाते हैं 7 क्रोमोसोम दूसरी स्पीशीज। इसीलिए इसको बोलते हैं क्रोमोसोम एलिमिनेशन टेक्नोलॉजी। और इसमें क्या है, बल्बोसम टेक्नोलॉजी नाम दिया हुआ है। बल्बोसम से अगर हम किसी को क्रॉस कराते हैं तो बल्बोसम के क्रोमोसोम अपने आप खत्म हो जाते हैं और दूसरे के रह जाते हैं, यानी कि हैप्लॉइड सेट रह जाता है। इस तरह से हम हैप्लॉइड बनाना शुरू करते थे। मतलब ये तो उन्होंने क्रॉस करके ये थोड़ी पता था कि हैप्लॉइड बन जाएगा, चेन बन गया हुआ हैप्लॉइड। तो तब से मालूम चला, और तब से अच्छा हैप्लॉइड्स में फायदा क्या है, तुम लोग पूछोगे हैप्लॉइड्स का फायदा क्या है। हैप्लॉइड आपने दो जगह पढ़े हुए, एक यू हैव रेड एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन होते हैं वो एक्स नेचर के होते हैं। इसी तरह से आपने दूसरा क्या पढ़ा था, फीमेल के अंदर ये होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। ओवेरी के अंदर होता है ओव्यूल, और इस ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक, ये वाला। इस एम्ब्रियो सैक का जीनोमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक्स, यानी कि हैप्लॉइड। और इसमें 8 सेल्स नॉर्मली आप देते हैं, टिपिकली यू सी 8 सेल्स। 3 एग एपरेटस होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और 3 एंटीपोडल। ये आपने देखा हुआ, मतलब पढ़ा हुआ है आपने एम्ब्रियोलॉजी। ठीक हो गया। तो ये दो हम जानते हैं, एक तो एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो, और एक होता है ये हैप्लॉइड। बिल्कुल प्योर होता है किसी पौधे के लिए। आप इसमें जीनोम का सीधा एक्सप्रेशन देख सकते हैं, जीन का एक्सप्रेशन डायरेक्ट देख सकते हैं। हमारे केस में क्या होता है, डिप्लॉइड्स के केस में, डिप्लॉइड केस में ये होता है कि एक अगर जीन अपने आप को दिखाता है तो उसको दबाने के लिए दूसरा बैठा हुआ है। मान लीजिए मेरा रिसेसिव जीन है तो उसका डोमिनेंट है, उसको आने नहीं देगा। हैप्लॉइड्स में क्या होता है, एक्सप्रेशन डायरेक्ट होता है, इसमें कोई दबाने वाला नहीं होता। इसीलिए हैप्लॉइड्स का हम इम्पोर्टेंस समझते हैं और इनको उगाया जाता है, इनब्रीडिंग करी जाती है। इनब्रेड लाइन्स होती हैं, ये इनब्रेड लाइन्स क्यों होती हैं, क्योंकि जब आप इस एक एक्स को ही डबल बना देते हैं, जब इस एक्स को आप डबल बना देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए था, ए का आपने 2a कर दिया आपने पॉलिथीन ट्रीटमेंट से, तो क्या होगा कि वो पूरी तरह से होमोजाइगस हो गया। तो आपको पता ही है होमोजाइगस क्या होता है, ये पूरी तरह से क्या हो गया, होमोजाइगस। अच्छा हैप्लॉइड जो है ये स्टेराइल होते हैं। क्यों स्टेराइल होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम सेपरेट कैसे होंगे, माइटोसिस तो हो जाएगी, माइटोसिस कोई दिक्कत नहीं है। मियोसिस कैसे होगा, यहाँ पर ही गुणसूत्र आधे होते हैं। क्यों, क्योंकि तो खुद ही आधे हैं।
ये वहां दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो उन्होंने लिया हुआ है, ये देखिए, जो हैप्लॉइड्स बनाने के तरीके दैट दे हैव गिवन आर जैसे दिया है, पहला एंथर पॉलन कल्चर एंड ओव्यूल कल्चर, दूसरा है क्रोमोसोम एलिमिनेशन जो मैंने आपको समझाया वो बर्बोसम टेक्निक। तो ये टेक्निक से हम पहले नॉर्मली हैप्लॉइड्स बनाते थे। अब यहाँ पे शुरू कर रहे हैं एंथर और माइक्रोस्पोर कल्चर। सबसे पहले ये देखा गया था गुहा एंड महेश्वरी, ये दो इंडियन साइंटिस्ट हैं 1966 और 67 में। ये देखिए, मैं आपको इसके फिगर से समझा दे रहा हूँ। आपने फूल लिए, फूल से आपने ये फ्लावर बड ली, फ्लावर बड से आपने क्या निकाला, फूल से आपने क्या निकाला, एंथर निकाले, और एंथर को उसके अगार मीडियम पे ग्रो करा, और जब कल्चर किया तो उससे जो कैलस बने, ये सारे कैसे बने, आपके हैप्लॉइड्स बने। एंथर जल्दी हो जाता है इसलिए चुना जाता है, लेकिन एंथर में रिस्क है। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, एंथर से हैप्लॉइड बनाना रिस्की जॉब होता है। क्यों? अब जरा इधर देखिए आप, ये एंथर में बनाने जा रहा हूँ। आपने पढ़ा हुआ है सबने कि एंथर के पास क्या होती है, एंथर वॉल होती है, और उसके अंदर पॉलन ग्रेन भरे हुए होते हैं। ठीक, एंथर वॉल की दीवार कैसी होती है, एपिडर्मिस, मिडिल लेयर और टेपोडर्म, एंडोथीशियम और टेपोडर्म। तो क्या क्या पढ़ा था आपने, एपिडर्मिस पढ़ी, फिर एंडोथीशियम पढ़ा, मिडिल लेयर, फिर एंडोथीशियम, फिर क्या थे, टेपोडर्म। तो ये सारे कैसे सेल्स थे, ये सारे डिप्लॉयड सेल्स थे। और अंदर ये जो थे हैप्लॉइड्स, ये वाले, ये हैप्लॉइड्स से। तो मान लीजिए अगर ये कैलस बनता भी है तो ये तो कैसा बनेगा, मिक्स बनेगा, ये डिप्लॉइड और ये हैप्लॉइड। लेकिन इसमें देखा क्या गया कि जब सॉलिड अगार पे इसको ग्रो करते थे तो इसमें जो है ये प्लांटेट्स बन जाते थे, एम्ब्रॉइड्स बन जाते थे। एंथर जो है क्या बनाता था, एम्ब्रॉइड्स बना देता था। और इस बात का ध्यान रखा जाता है, ये जब कल्चर किया जाता है कि ये एंथर कहीं से रप्चर ना हो जाए, कहीं फट ना जाए। फट जाएगा तो होगा क्या कि मिक्सिंग हो जाएगी, अंदर के सेल्स बाहर के सेल्स अंदर भी जा सकते हैं, क्योंकि तो बचता नहीं। इस तरह से जो है हम एंथर या माइक्रोस्पोर कल्चर को करते हैं। दूसरा इसमें देखिए, इसमें हम लेते हैं ओव्यूल कल्चर। ओव्यूल कल्चर क्या हुआ, ओव्यूल अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था। तो ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर दिखाया था वही ओव्यूल की हम बात कर रहे हैं। तो उसको भी पहले कल्चर किया जाता है, स्टेरलाइज किया जाता है, और उसके बाद में फिर, क्योंकि ओव्यूल जो है, वैसे तो डिप्लॉयड, मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये देखो ओव्यूल जो है ये वाला स्ट्रक्चर वैसे तो डिप्लॉयड है, लेकिन इसके अंदर जो ये एम्ब्रोसैक था ये कैसा होता है, ये हैप्लॉयड है ना। ये सारे कैसे थे, ये हैप्लॉयड है। और ये इन्होंने तो, हाँ ये तो खैर कुछ, हाँ ये इन्होंने क्या है, डायग्राम जो दिखा रखा है, ये तो एंथर कल्चर का था, है ना। पूरे पूरे एंथर लेकर हमने इस पे कल्चर करे थे।
तो ये तो सिर्फ एंथर से क्या हुआ था, हमारे एंथर से हैप्लॉइड बनाए थे। लेकिन अगर आप माइक्रोस्पोर से करना चाहो, माइक्रोस्पोर मतलब कि पोलन ग्रेन, ये जो है, तो पोलन ग्रेन से करना और तो कोई बात नहीं, मुश्किल होता है पोलन ग्रेन्स को। जैसे इन्होंने पहले ये एंथर लिया, उसको रप्चर किया, पोलन ग्रेन निकले, पोलन ग्रेन को फिर इन्होंने सेंट्रीफ्यूज कराई तो नीचे निकले, फिर इसको इन्होंने आगार पे डाल दिया। इस तरह से करके जो है ये हो गया, है ना। तो ये जो है ये हमारा साइकिल चलता है। ये माइक्रोस्पोर कल्चर है, यानी पोलन ग्रेन कल्चर है, बट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट वन। इसमें बनेंगे हैप्लॉइड, ये बात बिल्कुल श्योर है कि भाई एक्सीनेजे बनेंगे हमारे, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल प्रक्रिया है इसमें। अच्छा, पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी भी आप देखिए, वैसे तो ज्यादा हो सकती है, लेकिन जैसे हम लोग भी हाइब्रिडेशन वगैरह कराते हैं तो उसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि आधे घंटे तक पोलन ग्रेन जो है वो रहे, है ना। तो ओव्यूल कल्चर में वही था कि हम इससे ओव्यूल को यहाँ से निकाला, इस वजह से निकाला ओव्यूल को, और हम उसको अपने अगार मीडियम पे डाल के कल्चर कर सकते। तरीका वही रहता है, सॉलिड अगार हमें लेना पड़ता है ना। अच्छा, और तीसरा आप देखिए इस तरीका दे रहे हैं हैप्लॉइड कल्चर में, वो है क्रोमोसोम एलिमिनेशन मेथड। ठीक, क्रोमोसोम एलिमिनेशन मेथड सेम वही है जो अभी मैंने आपको बताया था, बल्बोसम टेक्नोलॉजी से बोलते हैं। ये स्वामीनाथन और सिंह 1958 में इन्होंने वाटरमेलन में करके एक्सपेरिमेंट किया। 1958 की बात कर रहा हूँ मैं, और अब 2021 चल रहा है। अब आप सोच लीजिए कितना पुराना एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। एक्चुअली हम हिंदुस्तानियों ने खोज तो इसमें कुछ नहीं करी, लेकिन बाहर से जब हमने टेक्निक सीख ली तो हम उसमें बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट करने लगे। पहले लोग खोजी प्रकार के थे तो ज्यादा अच्छा काम करते थे, अब दखलबाजी रह गए सारे यहाँ पे, इसलिए अब हम लोग ऐसा कोई रिसर्च में काम नहीं करते हैं। आप कहीं भी रिसर्च देख लीजिए, आज की तारीख में हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ नकल पीटते हैं, सरकार से पैसे लेके चूना लगता है। अब हमारी पैसे का चूना सरकार का तो क्या चूना लगेगा, और रिसर्च के नाम पे जीरो। ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं बनाते जो ग्राउंड में किसी किसान को काम आए। फायदा बायोटेक्नोलॉजी या प्लांट ब्रीडिंग, इनका बेटा लोग तब है जब किसान को फायदा हो ग्राउंड में। आपने करोड़ों के प्रोजेक्ट्स लाके आपने अपना नाम तो ऊंचा कर दिया, आप साइंटिस्ट बन गए, प्रोफेसर बन गए, लेकिन असलियत में जिसको फायदा मिलना था वो तो आपने करा ही नहीं। दिक्कत वहां आती है हिंदुस्तान में ना। हम अपने पेट भरने में लग जाते हैं, अमेरिका जाएंगे, यूएस जाएंगे, वो इंग्लैंड जाएंगे, रशिया जाएंगे, है ना। ग्राउंड की बात हमने करी नहीं। जो पहले हमारे वर्कर्स थे, जिनका मैं जैसे अभी नाम भी दे रहा हूँ, स्वामीनाथन का आपने नाम सुना, वैसे तो मैं सब पसंद नहीं करता हूँ आदमी को, लेकिन जैसे ये थे पुराने गुहा महेश्वरी, तो इन लोगों ने जो है बिल्कुल डाउन टू अर्थ काम किया था। ऐसा काम किया था कि किसानों को फायदा था। पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में आपको बताऊं, इसका बहुत नाम था पंजाब यूनिवर्सिटी। इसके जो जैसे कई जगहों पर इसके चावल में और कई जगह इसका नाम, मतलब मुझसे बाहर के लोग कहते हैं कि यार तुम्हारे पंजाब है, वहाँ का चावल ऐसा है, वहाँ का ये ऐसा है, वहाँ का वो ऐसा है। अब की सिटी आप देखो, निहायत रद्दी काम है यहाँ का, निहायत ही रद्दी काम है। तो इसलिए वही है कि हैरेसमेंट होता जा रहा है। एजुकेशन क्या, रिसर्च के भी वही हाल है हिंदुस्तान। तो इनका जो काम था ये पुराना ही काम था, और इन्होंने वही देखा कि भाई हम क्रॉसिंग के बाद में जो हाइब्रिड मिलता है उसमें एक क्रोमोसोम तो गायब हो जाते हैं।
और जो बचा हुआ है वो तो है क्या हैप्लॉइड, उसको जो है ये कल्चर करते हैं, उससे बनाते हैं कैलस, उस कैलस से बनाते हैं पौधे, और उन पौधों को फिर हम अपना अच्छा जो हैप्लॉइड मिलता है उनको हम कॉल्जियम ट्रीटमेंट से ए की जगह 2A भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे ए है तो 2A हो सकता है ना। तो वही है कुल मिलाकर ये पौधे जो तैयार होंगे हमारे प्योर इनब्रेड लाइन, प्योर समझते हैं आप, ए का मतलब क्या हुआ कि दोनों बिल्कुल एक से हैं, है ना, क्योंकि आपने कॉल्जियम ट्रीटमेंट किया है तो उसको वही मल्टीप्लाई करा है क्रोम। इस तरह से हमारे वहां काम आ सकते हैं, ये हाइब्रिडेशन के प्रोग्राम्स में काम आ सकते हैं। तो इन्होंने कई जगह इस्तेमाल करा है इस बात। ये तो खैर पॉलन ग्रीन का डायग्राम था। ये हैप्लॉइड के साथ में तो बहुत इन्होंने ये हॉर्डियम के साथ में बहुत एक्सपेरिमेंट करे हुए हैं। हॉर्डियम में ये भी है ना, क्रोमोसोम भी कम है उसमें। टोटल हॉर्डियम यानी बाजरा में सॉरी जौ में कुल 14 क्रोमोसोम होते हैं, है ना, और जब मियोसिस होती है पॉलन ग्रेन में तो सिर्फ 7 ही रह जाते हैं। जब मिलता है वो किसी फीमेल से या मेल से तो अपने उसके साथ खत्म हो जाते हैं, बाकी के रह जाते हैं। तो गेहूं से भी हाइब्रिडाइज करा के इन्होंने वैरायटी बना रखी है ना, क्योंकि जिसके साथ भी मिलाओगे उसको उसके अपने क्रोमोसोम खत्म होता है। नहीं क्या बायोलॉजिकल नेचर है ये काम हो रखा होगा, लेकिन मुझे इतना नहीं नॉलेज इसका अभी इतना काम हो रखा है इस पर। लेकिन ये गजब बात है कि हाइब्रिडाइजेशन में इसके क्रोमोसोम पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। चलो ये तो थोड़ा इसके बारे में था। अब ये देखते हैं कि इसका डिटेक्शन कैसे किया जाता है। इसके कई तरीके होते हैं बेटा लोग। पहला होता है मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है कि आप उसको देखकर पहचान सकते हैं कि वो कैसा है। तो हैप्लॉइड्स जो है ये शॉर्ट होते हैं डिप्लॉइड के मुकाबले। मैं अगर कंपैरिजन करके दिखाऊं आपको, ये देखिए, अगर ये नॉर्मल डिप्लॉइड नॉर्मल है, ये बिल्कुल गेहूं है, मान लीजिए गेहूं, ठीक है। तो अगर मैं पॉलीप्लॉइड की बात करता हूं तो आपको ऐसा नजर आएगा बेटा लोग, ठीक। और अगर हैप्लॉइड है तो ऐसा, ये देखिए इतना फर्क हो जाता है। तो हैप्लॉइड्स को पहचानने का तरीका एक ये भी होता है कि आप मॉर्फोलॉजी, इसका पौधा डिप्लॉइड का 5 फीट का है तो इसका